ठीक है, वेलकम बैक। और सेल के अगले पार्ट में, सेल के नेक्स्ट पार्ट में आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोकारोटिक सेल के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा है यहाँ पे यूकारोटिक और प्रोकारोटिक सेल में क्या डिफरेंसेज है। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे प्रोकारोटिक सेल के बारे में। एक लाइन आपको बताई थी, अगर सेल के साइटोप्लाज्म में डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो सेल को कहा जाता है यूकारोटिक, नहीं तो सेल को बोल दिया जाता है प्रोकारोटिक सेल। क्या बोल दिया जाता है? प्रोकारोटिक सेल कहा जाता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे प्रोकारोटिक सेल के बारे में। ठीक, तो सबसे पहले हम जाने कि आखिर प्रोकारोटिक और यूकारोटिक सेल के एग्जाम्पल्स क्या हैं, उसके बाद कोई एक एग्जाम्पल लेके हम पढ़ लेंगे इसमें से। अगर हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करें, अगर हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करें तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जैसा कि नाम है 5 किंगडम है। ठीक है, क्या क्या है यहाँ पे? यहाँ पे है मोनेरा, यहाँ पे है प्रोटिस्टा, यहाँ पे है प्लांटी, यहाँ पे है एनिमैलिया और यहाँ पे है फंजाई। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन RH विटिकर के द्वारा दिया गया है 1969 में। आगे टेक्सोनॉमी में हम पढ़ेंगे कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन 5 क्राइटेरिया पे बेस्ड होता है। 5 क्राइटेरिया होते हैं जिस पे ये बेस्ड होता है। फिलहाल हम ये जानना चाह रहे हैं कि इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कितने किंगडम प्रोकारोट के लिए हैं। आप ध्यान से सुने, मोनेरा नाम का जो किंगडम है और यही एक ऐसा इकलौता किंगडम है 5 किंगडम में जो प्रोकारोट का किंगडम है। किसका किंगडम है? प्रोकारोट का किंगडम है। जबकि 5 में से ये जो 4 किंगडम बच गए ये यूकारोट के किंगडम हैं। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में एक किंगडम जो है वो प्रोकारोट का है, वो कौन सा है? मोनेरा। और 4 किंगडम जो हैं वो यूकारोट के होते हैं। तो कहने का मतलब आपसे पूछा जाए कि प्रोकारोटिक किंगडम या प्रोकारोट रखने वाला किंगडम कौन सा है? मोनेरा है। ठीक है, मोनेरा है, आपको याद रखना है। तो अगर आप प्रोकारोटिक सेल को पढ़ना चाह रहे हो तो सीधी बात है, आप किसके मेंबर को पढ़ लो? किंगडम मोनेरा के मेंबर को पढ़ लो। तो अब हम लोग बात करेंगे कि मोनेरा किस किस ग्रुप को इंक्लूड करता है। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला बता दे रहे हैं, AC² REM। मोनेरा में ये ग्रुप जो हैं वो इंक्लूडेड है। मोनेरा में होगा आर्कीबैक्टीरिया, ठीक है, एक्टिनोमाइसिटीज या एक्टिनोमाइसिटेल्स, साइनोबैक्टीरिया आल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी, दूसरे सी से क्लेमाइडिया, आर से है रिकेस्ट्रिया, ई से है यू बैक्टीरिया, इसको ट्रू बैक्टीरिया भी बोला जाता है, और एम से है माइको प्लाज्मा और इसी से रिलेटेड PPLO प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिल।
तो आपसे पूछा जाए कि मोनेरा क्या क्या इंक्लूड करता है, तो ये नाम आपको बताने होंगे। पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा प्रोकार्योट है, कौन सा नहीं है, तो आपको याद रखना है ये जो ग्रुप है ये रिप्रेजेंट करता है किसको, प्रोकार्योट को। नहीं तो इसके अलावा इसमें से कोई भी ग्रुप होगा तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, यूकार्योटिक सेल को रिप्रेजेंट करता है। तो 5 किंगडम में एक किंगडम प्रोकार्योट का है, उसका नाम है मोनेरा, जबकि 4 किंगडम जो हैं वो यूकार्योट के हैं। तो हमें तो प्रोकार्योटिक सेल पढ़ना है, तो हम लोग बात करेंगे किंगडम मोनेरा की। ठीक, अच्छा, अगर आप किसी प्रोकार्योटिक सेल की स्टडी करना चाहते हो तो एनसीईआरटी फर्स्ट में एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, आप उसको ध्यान से सुने तो फिर आगे क्लियर हो रहा है कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे। चलो देखें क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा का सोल मेंबर आखिर क्या है, तो वो है बैक्टीरिया। सोल मेंबर कहने से मतलब होता है टिपिकल, मोस्ट कॉमन। टिपिकल, ठीक है ना, टिपिकल टर्म किसके लिए होता है, मोस्ट कॉमन के लिए टिपिकल। हम ये बात बोलना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई किंगडम मोनेरा में तो आपने देखा 7 ग्रुप हैं, तो उनमें से हम किसकी स्टडी कर रहे हैं जिससे प्रोकार्योट के ढेर सारे कैरेक्टर देखने को मिल जाएं। तो आप बैक्टीरिया की स्टडी कर लो, आप बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को जान लो, तो यह माना जाएगा कि आपने प्रोकार्योटिक सेल की स्टडी कर ली है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है, आप याद रखना, सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। तो मोनेरा का सोल मेंबर किसे बोला जाता है, बैक्टीरिया को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, बैक्टीरिया को कहा जाता है। ठीक है ना, चला। तो अब एक हेडिंग दें आप यहाँ पे, बैक्टीरिया। अगर आप सिंगुलर इसका जानना चाह रहे हैं, आप जानते हैं बैक्टीरिया ग्रुप में होता है, कॉलोनी बना के रहता है। अगर एक बैक्टीरिया की बात करेंगे तो उसे बोला जाएगा बैक्टीरियम। क्या नाम दिया जाएगा, बैक्टीरियम नाम दिया जाएगा। चलो, बैक्टीरिया की डिस्कवरी किया है एंटोनी वॉन लुवेनहॉक ने। और एंटोनी वॉन लुवेनहॉक कहाँ के रहने वाले थे, हॉलैंड के रहने वाले थे। तो पूछा जाए बैक्टीरिया वाज डिस्कवर्ड बाय, आप आंसर करना एंटोनी वॉन लुवेनहॉक। कहाँ के रहने वाले, हॉलैंड से बिलोंग करने वाले। ठीक, अगला है, पूछा जाए टर्म बैक्टीरिया क्वाइंड बाय, पूछा टर्म बैक्टीरिया किसने दिया है, आप आंसर करना एच यहाँ पे साइलेंट है, आप इसे पढ़ेंगे एरेनबर्ग। क्या नाम पढ़ेंगे, एरेनबर्ग। तो बैक्टीरिया नाम किसने दिया है, एरेनबर्ग ने। और हम कहें बैक्टीरिया की डिस्कवरी किसने की है, एंटोनी वॉन लुवेनहॉक ने। किसने की है, एंटोनी वॉन लुवेनहॉक ने की है। इसके बाद हम बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो हम बैक्टीरिया को क्लासिफाई कर सकते हैं। एनसीईआरटी में 2 बेसिस दिया हुआ है, ध्यान से सुन लें। एक है
एक है यहाँ पे शेप के बेसिस पे क्लासिफिकेशन और दूसरा है यहाँ पे स्टेनिंग के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। स्टेन मतलब रंगना, डाई से, कलर से रंगने के टेक्निक को बोला जाता है स्टेनिंग। और ये सबसे पहली बार क्रिश्चियन ग्राम नाम के साइंटिस्ट ने किया था। इस वजह से इस स्टेनिंग को कहा क्या जाता है, इसको नाम दिया जाता है ग्राम स्टेनिंग। क्या बोला जाता है? तो सबसे पहले हम देखते हैं शेप के बेसिस पे। शेप के बेसिस पे बैक्टीरिया को 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। अक्सर पूछा जाता है, आप याद रखेंगे। ये बैक्टीरिया स्फेरिकल हो सकता है, ठीक है। ये बैक्टीरिया रॉड लाइक हो सकता है, ये बैक्टीरिया कामा जैसे हो सकता है, और ये बैक्टीरिया क्वाइल्ड हो सकता है जैसे कि टेलीफोन वायर, ठीक है ना। चलो ध्यान से सुने, अगर ये स्फेरिकल होगा तो इसे नाम दिया जाता है कॉकस। अगर ये रॉड शेप होगा तो इसे नाम दिया जाता है बैसिलस। क्या बोला जाता है? बैसिलस बोला जाता है। और अगर ये कोमा शेप होगा तो इसे बोला जाता है विब्रियो। क्या नाम दिया जाता है? विब्रियो। और अगर ऐसे ये क्वाइल्ड होगा तो इसे नाम दिया जाता है स्पाइरलम। क्या बोला जाता है? स्पाइरलम। तो अगर राउंड या स्फेयर होगा तो कॉकस कहोगे, रॉड लाइक होगा तो बैसिलस कहोगे, ठीक है ना। अगर ये कोमा शेप होगा तो विब्रियो कहोगे, अगर ये क्वाइल्ड होगा तो क्या बोला जाएगा? स्पाइरलम नाम दिया जाएगा। क्या बोला जाएगा? स्पाइरलम नाम दिया जाएगा, ठीक है। इधर आ जाए, स्टेनिंग के बेसिस पे अगर आप बात करोगे तो स्टेनिंग के बेसिस पे 2 प्रकार का है बैक्टीरिया यहाँ पे। एक है यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव और दूसरा होता है ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, सीधी बात। अगर कहेगा शेप के बेसिस पे बताओ तो 4 टाइप के बताएंगे। स्टेनिंग के बेसिस पे कहेगा तो 2 टाइप के बैक्टीरिया के बारे में बोला जाएगा। कितने टाइप के? 2 टाइप के बैक्टीरिया के बारे में बात की जाएगी, ठीक है ना। कुछ और बातें आपको बताते हैं, जरा ध्यान से आप सुन लें, ये भी सवाल कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक। चलो बैक्टीरियल कॉलोनी अगर एक चेन के फॉर्म में, श्रृंखला के फॉर्म में आ जाए तो उसे नाम दिया जाता है स्ट्रेप्टो। क्या नाम दिया जाता है? स्ट्रेप्टो कहा जाता है। जैसे इसको देखें, ये स्फेरिकल बैक्टीरिया है और एक श्रृंखला बना लिया, भाई एक चेन बन गया, तो इसको क्या नाम दोगे? इसको नाम दोगे स्ट्रेप्टोकोकाई। क्या नाम दिया जाएगा? स्ट्रेप्टोकोकाई बोला जाएगा। अगर ये देखना, जैसे ये रॉड शेप बैक्टीरिया, रॉड शेप बैक्टीरिया एक चेन बना लिया, तो फिर इसको क्या नाम दिया जाए? इसको नाम दिया जाएगा स्ट्रेप्टोबैसिलाई। क्या नाम दिया जाएगा इसको? इसको स्ट्रेप्टोबैसिलाई कहा जाएगा। तो ये स्ट्रेप्टोकोकाई और इसको स्ट्रेप्टोबैसिलाई का नाम दिया जाएगा। एक और टर्म जरा सुनो, ये स्फेरिकल बैक्टीरिया है और ये स्फेरिकल बैक्टीरिया ऐसे अरेंज हो गया है जैसे बंच ऑफ ग्रेप, जैसे अंगूर का गुच्छा हो। इसके लिए टर्म आता है स्टेफाइलो, और चूंकि स्फेरिकल बैक्टीरिया है तो इसे बोलोगे स्टेफाइलोकोकाई। क्या नाम दिया जाएगा? स्टेफाइलोकोकाई नाम दिया जाएगा। तो शेप के बेसिस पे 4 और स्टेनिंग के बेसिस पे 2 टाइप के बैक्टीरिया हैं, याद रखना है। स्टेनिंग के बेसिस पे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव
और अगर शेप के बेसिस पे बात करेंगे जो 4 तरीके का है, कॉकस है, बैसिलस है, विब्रियो है और स्पाइरलम है। क्या क्या है? कॉकस है, बैसिलस है, विब्रियो है और स्पाइरलम है। ठीक, अब इसके बाद प्रोकार्योटिक सेल को पढ़ने के लिए एक बैक्टीरियल सेल की स्टडी करने जा रहे हैं। एक बैक्टीरियल सेल की स्टडी करने जा रहे हैं, तो इसको आप जरा ध्यान से देखें। एक बैक्टीरिया का एक डायग्राम लिया है, एक अल्ट्रा स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का, और आप देखें हमने रॉड से बनाया है, बैसिलाई फॉर्म बनाया है। क्या बनाया है? बैसिलाई फॉर्म हमने यहाँ पे बनाया है रॉड शेप को। आपको मालूम है स्फेरिकल होता तो हम कहते कोकाई फॉर्म है, रॉड के जैसा है तो क्या बोलेंगे? बैसिलाई फॉर्म है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, बहुत बारीकी से बनाया गया है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख करके बनाया गया है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है ये। ठीक है ना? चले, तो इसके कुछ पार्ट के मैं नेम नोट कर रहा हूँ, फिर आगे इसको हम लोग पढ़ते हैं। चलो, तो ये एक बैक्टीरिया का डायग्राम लिया है, एक टिपिकल बैक्टीरिया, मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया। ठीक है ना? तो बैक्टीरिया का कोई सा भी शेप हो सकता है। शेप के बेसिस पे 4 प्रकार के आपने बताए हैं। ये रॉड हो सकता है, स्फेयर हो सकता है ना, कोकस हो सकता है, बैसिलस फॉर्म हो सकता है, विब्रियो हो सकता है और स्पाइरलम हो सकता है।
आप कोई सा भी शेप बनाओगे आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, बस इसका शेप चेंज हो जाएगा। जैसे ये रॉड शेप है तो आप स्फेरिकल बनाओगे तो इसको ऐसा कर दोगे, लेकिन सारे स्ट्रक्चर एज इट इज बनेंगे। जैसे सेल एनवलप बनाओगे तो उसमें ऐसे 3 लेयर बनाओगे, और बाकी ये अंदर जो भी मटेरियल है इसके साइटोप्लाज्म में सारी चीजें ऐसे आपको दिखानी पड़ेंगी। तो कहने का मतलब शेप भले ही अलग हो, शेप भले ही अलग हो, लेकिन इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो प्लान ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, वो बिल्कुल क्या होगा, सिमिलर होगा। क्या होगा, सिमिलर होगा, ठीक है ना। अब इसको हम ध्यान से देखते हैं और हम लोग बात करेंगे सबसे पहले वो स्ट्रक्चर जो इमर्ज आउट हो रहे हैं, कहां से, सेल एनवलप से। तो वो स्ट्रक्चर जो सेल एनवलप से इमर्ज आउट हो रहे हैं, आप देखें कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं। इन स्ट्रक्चर्स में है फ्लैजेला, इन स्ट्रक्चर्स में है फिम्ब्री, और इन स्ट्रक्चर्स में है पिलाई। फ्लैजेला, फिम्ब्री, पिलाई। चलें इनके बारे में कुछ बेसिक बातें आपको बता दें, ठीक है। नंबर की बात कर लेते हैं। अगर नंबर देखेंगे तो पिलाई का नंबर 1 to 2 पर सेल। एक सेल में 1 से 2 होता है, मैक्सिमम 4 हो सकता है। प्लान नंबर 1 से 2 होता है, ये है। हमने इस स्ट्रक्चर की बात की, ये सेल एनवलप से इमर्ज होता है। और क्या इमर्ज आउट हो रहा है, फिम्ब्री। और फिम्ब्री के नंबर के बारे में बात करेंगे तो ये है न्यूमरस, ढेर सारा। तो ढेर सारा फिम्ब्री पाया जाता है। इसके अलावा फ्लैजेला का नंबर जो है वो वेरिएबल होता है। जैसे देखो इसमें 1 बनाया है, 1 ही नहीं 1 से अधिक भी हो सकता है, और अलग अलग पैटर्न अरेंजमेंट का होता है, तो वेरिएबल है। तो सबसे पहले हमने नंबर के बारे में बात की। अब ये किसका बना है इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आप याद रखेंगे फ्लैजेला जो है वो फ्लैजेलिन नाम के प्रोटीन से बना हुआ है, जबकि फिम्ब्री और पिलाई जिस प्रोटीन से बने हैं उस प्रोटीन का नाम है पिलीन। क्या नाम है, पिलीन प्रोटीन से बना हुआ है। तो किससे बना है, क्या बताओगे, पिलीन प्रोटीन से बना हुआ है, ठीक है ना। अगर आप फंक्शन की बात करो, फ्लैजेला का काम होगा लोकोमोशन, फिम्ब्री का काम होगा अटैचमेंट, पिलाई का भी काम होगा अटैचमेंट, और अटैचमेंट के साथ साथ ये कंजुगेशन में भी हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है, कंजुगेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है ना। तो किस प्रोटीन का बना है इसके बारे में बात किया, नंबर के बारे में बात किया, फंक्शन के बारे में बात किया। अगर आप फ्लैजेला के पार्ट के बारे में जानना चाहोगे तो इसके 3 पार्ट होते हैं। बेसल बॉडी होता है, फिर इसमें हुक होता है, और इसमें फिलामेंट होता है। तो फ्लैजेला के 3 पार्ट हैं, बेसल बॉडी है, हुक है, और फिलामेंट है, आपको याद रखना है। तो इस पार्ट में हमने उस स्ट्रक्चर की बात की जो इमर्ज आउट हो रहा है, कहाँ से, सेल एनवलप से। तो आपने क्या क्या देखा, फिम्ब्री और फ्लैजेला और पिलाई, यही इमर्ज आउट हो रहे हैं। अब इसके बाद जरा हम लोग बात करते हैं सेल एनवलप के बारे में। तो फिर दूसरे नंबर पे अब हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे सेल एनवलप। अगर आप सेल एनवलप को ध्यान से देखें तो ये 3 लेयर का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। देखें सबसे अंदर से बाहर की ओर चलिए, सबसे अंदर है सेल मेम्ब्रेन, फिर उसके जस्ट बाहर सेल वॉल है, और फिर सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स है। 3 लेयर हमने बनाया है। तो ये ग्लाइकोकैलिक्स है, ये सेल वॉल है, और ये सेल मेम्ब्रेन का है। तो कहा जाए कितने लेयर का बना हुआ है सेल एनवलप, तो आप बताना 3 लेयर का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। सबसे बाहर यहाँ पे है ग्लाइकोकैलिक्स, फिर यहाँ पे आता है नंबर किसका, सेल वॉल का। किसका नंबर आता है, सेल वॉल का नंबर आता है। और फिर अगर उसके बाद आप नंबर जानना चाह रहे हैं किसका नंबर आएगा, भाई सबसे अंदर क्या आएगा, यहाँ पे सबसे अंदर जो स्ट्रक्चर आएगा उसका क्या नाम है,
सेल मेम्ब्रेन। कौन सा? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है ना। चलो, सेल मेम्ब्रेन चाहे यूकार्योटिक हो और चाहे प्रोकार्योटिक हो, वो बना होता है प्रोटीन का और लिपिड का। बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकन का, जिसको म्यूकोपेप्टाइड और म्यूको कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। ग्लाइकोकालिक्स बना होता है म्यूको पॉलीसैकेराइड का। किसका बना होता है? म्यूको पॉलीसैकेराइड। ठीक है ना। म्यूकस प्रोटीन है ना, म्यूसिन प्रोटीन आ जाएगा, और ये कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का बना होता है ग्लाइकोकैलिक। ठीक है ना। ध्यान से सुने जरा, ग्लाइकोकैलिक्स अगर लूज शीथ के फॉर्म में है, सॉफ्ट है, लूज शीथ के फॉर्म में है, तो इसे बोला जाता है स्लाइम लेयर। क्या नाम दिया जाता है? स्लाइम लेयर। जबकि यही ग्लाइकोकैलिक्स अगर थिक हो और टफ हो, हार्ड हो, तो उसे नाम दिया जाता है कैप्सूल। तो कैप्सूल लेयर और स्लाइम लेयर नाम किससे रिलेटेड है? ग्लाइकोकैलिक्स से रिलेटेड है। ठीक है ना। सबसे बाहर का लेयर है तो प्रोटेक्शन काम तो होगा ही होगा। इस पूरे सेल एनवलप का काम, अगर एक काम हम कहें तो आप क्या बताओगे? जाहिर सी बात है, सबसे बाहर है तो काम क्या होगा? प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का कार्य होगा इसका, तो प्रोटेक्शन होगा। और साथ में ये देखें, ये लूज शीथ के फॉर्म में है तो स्लाइम लेयर बना रहा है, तो ये स्टिकीनेस, ये चिपचिपापन भी प्रोवाइड कर रहा है बैक्टीरिया को। इसके अलावा सेल वॉल के फंक्शन की बात करें, ध्यान से सुनिए। एक काम तो है इसको सेल को शेप देना, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सेल वॉल जहां भी होता है उसका काम होता है सेल को शेप प्रोवाइड कराना। इसके अलावा अगर आप सेल वॉल का फंक्शन जानना चाह रहे हो तो बैक्टीरिया को ब्रस्ट होने से और कोलैप्स होने से, बैक्टीरिया को फटने से और श्रिंक होने से बचाता है। कई बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेंगे। तो सेल को शेप प्रोवाइड करना और बैक्टीरिया को ब्रस्ट होने और कोलैप्स होने से बचाने का कार्य किसका है? सेल वॉल का है। किसका है? सेल वॉल का है। याद रखना है, दोनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल को शेप देना और बैक्टीरिया को ब्रस्ट होने और कोलैप्स होने से बचाना। सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे बैक्टीरियल सेल के साइटोप्लाज्म में इनवेजिनेट हो जाता है और बनता है मीजोसोम और क्रोमैटोफोर। क्या बनता है? मीजोसोम और क्रोमैटोफोर बनता है। तो मीजोसोम और क्रोमैटोफोर यहाँ लिखा है। तो मीजोसोम और क्रोमैटोफोर किसके बने हुए हैं? सेल मेम्ब्रेन के इनवेजिनेशन से बने हैं। किससे बने हैं? सेल मेम्ब्रेन के इनवेजिनेशन से बने हुए हैं। याद रखना रहेगा। ठीक है ना। चले आगे आ जाएं। अब इसके अगले पार्ट पे चलते हैं और कुछ और बातें आपको दिखाते हैं। अब इसके बाद से हम इस सेल के साइटोप्लाज्म में बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि वो स्ट्रक्चर जो इमर्ज हो रहे हैं सेल एनवलप से। फिर हमने बात की किसके बारे में? सेल एनवलप के बारे में। अब हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। और साइटोप्लाज्म के बारे में सबसे पहले हम लोग जानने जा रहे हैं राइबोसोम्स के बारे में। तो प्रोकार्योटिक राइबोसोम यूकार्योटिक राइबोसोम से स्मॉलर होता है और ये राइबोसोम कहा जाता है 70S टाइप। जब राइबोसोम पढ़ेंगे तो और पूरा डिटेल में जानेंगे। तो आप याद रखें कि प्रोकार्योटिक जो राइबोसोम है वो 70S है, यूकार्योटिक राइबोसोम से स्मॉलर है। और जाहिर सी बात है साइटोप्लाज्म में यहाँ पे, तो राइबोसोम 70S है यहाँ पे। ठीक है ना। ये स्मॉलर होता है। साइज की बात करोगे तो याद रखना 15 नैनोमीटर बाई 20 नैनोमीटर। याद रखना ये डेटा एनसीईआरटी का है। 15 नैनोमीटर इंटू
20 नैनोमीटर, 50 नैनोमीटर बाई 20 नैनोमीटर का है। एक और लाइन आपको याद रखना है, ये जो राइबोसोम है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएट हो सकता है, याद रखना। और इसके अलावा एक लाइन याद रखना है, ये जो राइबोसोम्स हैं वो एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसे नाम दिया जाता है पॉलीसोम, या इसको नाम दिया जाता है पॉलीराइबोसोम। क्या नाम दिया जाता है? पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम नाम दिया जाता है। क्या होता है ये? कई आरएनए, देखो जैसे हमने यहाँ पे 3 बनाया है, तो सॉरी नॉट आरएनए, राइबोसोम। तो कई राइबोसोम एक एमआरएनए पे, कई राइबोसोम एक एमआरएनए स्ट्रैंड पे आके एसोसिएट हो जाए तो इसको नाम दिया जाता है पॉलीसोम, पॉलीराइबोसोम, या इसी का एक और नाम है, इसको बोला जाता है इरैगोसोम। क्या नाम दिया जाता है? इरैगोसोम का नाम दिया जाता है। तो ये राइबोसोम के इतने पॉइंट आपको बताए, ठीक है ना। तो ये हमने राइबोसोम के बारे में बात की, साइटोप्लाज्म के बारे में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। चलें आप आगे आ जाएं, कुछ और बातें आपको बताते हैं। राइबोसोम के बाद यहाँ पे अगले स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, और अगला स्ट्रक्चर जो है वो हम नोट कर रहे हैं जीनोफोर के बारे में, ठीक है ना। आप जानते हैं कि प्रोकार्योटिक सेल में न्यूक्लियस जो है अब्सेंट होता है, ठीक है ना। न्यूक्लियस ही नहीं होता है, आप जानते हैं, यही पहचान है, यही तो पहचान है। अगर सेल के साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस है तो सेल को कहा जाएगा यूकार्योट, अगर नहीं है तो बोला जाता है प्रोकार्योट। क्या नाम दिया जाता है? प्रोकार्योट नाम दिया जाता है, ठीक है ना। ध्यान से सुनिए, प्रोकार्योटिक सेल में मोस्ट प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस है। ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट है, पहले बता लिया है। तो मोस्ट प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस है, और ऐसा प्रिमिटिव न्यूक्लियस जहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस अब्सेंट हो, उसको नाम दिया जाता है जीनोफोर, या उसको नाम दिया जाता है इनसेपिएंट न्यूक्लियस, या उसको न्यूक्लियोइड का नाम दिया जाता है। तो न्यूक्लियोइड का नाम दिया जाता है। और ये देखिए, ये जीनोफोर रिप्रेजेंट होता है, एक मॉलिक्यूल है डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए का। तो हम कहें जीनोफोर रिप्रेजेंटेड बाय, आपका आंसर होगा 1 डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और हाँ, ये डीएनए का मॉलिक्यूल चूंकि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से इनक्लोज नहीं है, क्योंकि ये न्यूक्लियस ही नहीं है, तो ऐसे जेनेटिक मटेरियल को जो डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता है उसको क्या बोला जाता है? नेकेड। तो इस डीएनए को नंगा बोला जाता है, नेकेड कहा जाता है, क्योंकि कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इस वजह से, ठीक है ना। तो ये हमने बात की राइबोसोम के बारे में, हमने बात की यहाँ पे जीनोफोर के बारे में। किसके बारे में? जीनोफोर के बारे में हमने बात की, ठीक है ना। चलें आगे आ जाएं। इसके बाद तीसरे नंबर पे हम बात करने जा रहे हैं, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है प्लाज्मिड। क्या नाम है? प्लाज्मिड नाम है। प्लाज्मिड हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ने वाले हैं पूरा डिटेल में, फिलहाल आपको 2-3 लाइनें बता दें। कुछ बैक्टीरिया में प्लाज्मिड पाया जाता है। इसका मतलब यह है, बैक्टीरिया को जिंदा रखने के लिए प्लाज्मिड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। प्लाज्मिड बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है। प्लाज्मिड बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए इसेंशियल नहीं है। प्लाज्मिड आर नॉट इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया सर्वाइव करे, बैक्टीरिया जिंदा रहे, इसके लिए बिल्कुल जरूरत नहीं है कि उसके पास क्या हो, कि प्लाज्मिड होना जरूरी नहीं है। कुछ बैक्टीरिया प्लाज्मिड रखते हैं, ठीक है ना। प्लाज्मिड के बारे में बहुत डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। और प्लाज्मिड है क्या? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है। तो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है। मेन जीनोमिक डीएनए जो है वो भी डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर है, लेकिन इसके कंपेयर में साइज क्या है? स्मॉलर साइज का है, स्मॉलर साइज का है, सेल्फ डुप्लीकेटिंग है, ठीक है ना। और बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में
फ्रीली मूवेबल है। बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में यहाँ है, यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, अपने पोजीशन को चेंज कर सकता है। इसके अलावा एक सवाल आपको याद रखना है, प्लाज्मिड बैक्टीरिया को रेजिस्टेंस फैक्टर प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? रेजिस्टेंस फैक्टर प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। क्या होता है रेजिस्टेंस फैक्टर? ये प्लाज्मिड अगर इस बैक्टीरिया में पाया जा रहा है तो वो उसके मॉर्फोलॉजी में चेंज कर देगा, जिससे कोई केमिकल, कोई एंटीबायोटिक, कोई ड्रग्स इसको किल नहीं कर पाएगा। तो सवाल सीधा है, अगर कहेगा कोई बैक्टीरिया है, एक पूरा सिनेरियो माहौल बना के देगा, कहेगा कि कोई बैक्टीरिया है, किसी एंटीबायोटिक से वो किल हो गया, लेकिन कुछ दिनों बाद ये पाया गया कि वो बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक से अब किल नहीं हो रहा है, बताओ क्या हुआ होगा? तो कहना प्लाज्मिड ने क्या प्रोवाइड कर दिया है? रेजिस्टेंस फैक्टर प्रोवाइड कर दिया है, इसके मॉर्फोलॉजी में कुछ चेंजेस करा दिया है, जिसकी वजह से अब एंटीबायोटिक का असर इस पे नहीं पड़ रहा है। याद रखना रहेगा, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस फैक्टर प्रोवाइड करने की बात कर रहा है, ठीक है ना। आगे आ जाओ। तो हमने प्लाज्मिड के बारे में बात कर लिया, हमने प्लाज्मिड के बारे में बात कर ली, हमने राइबोसोम के बारे में, इसके बारे में, ठीक। आगे आ जाओ, ध्यान से सुनो जरा। यहाँ पे अगला स्ट्रक्चर है, वो है इंक्लूजन बॉडी। क्या है? इंक्लूजन बॉडी। पूछा जाए क्या है इंक्लूजन बॉडी, तो आप कहना रिजर्व फूड मटेरियल। क्या है? रिजर्व फूड मटेरियल है। कहाँ पाया जाता है? सेल के साइटोप्लाज्म है बैक्टीरिया के, और ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, मतलब ये मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं है। तो ये नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ये मेम्ब्रेन से घिरा हुआ स्ट्रक्चर नहीं है, आपको याद रखना है। तो रिजर्व फूड मटेरियल है, नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, प्रोकार्योटिक सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। एग्जाम्पल आप याद रखोगे ऐसे, PCG से, P फॉर है फॉस्फेट ग्रैन्यूल, C फॉर है साइनोफाइसन ग्रैन्यूल, एंड G फॉर है ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल। फॉस्फेट ग्रैन्यूल, साइनोफाइसन ग्रैन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल। याद रखना है किसके बारे में बात हुई? इंक्लूजन बॉडी के बारे में बात हुई। मेम्ब्रेन बाउंड की नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, सीधी बात, हमारी बात ध्यान से सुनिए। प्रोकार्योटिक सेल के साइटोप्लाज्म में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता है, याद रखना है। तो कोई नहीं होता तो ये कैसे हो सकता है, ठीक है ना। अगले स्ट्रक्चर पे आते हैं जो इसके साइटोप्लाज्म में दिख रहा है, और वो स्ट्रक्चर है यहाँ पे गैस वैक्यूल। क्या है? गैस वैक्यूल, ठीक है ना। याद रखेंगे जो ट्रू वैक्यूल है वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है, लेकिन बैक्टीरिया का जो गैस वैक्यूल है वो मेम्ब्रेनलेस है या नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। याद रखना, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बैक्टीरियल सेल के साइटोप्लाज्म में कुछ भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, कुछ भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, आपको ये बात याद रखनी है। और ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाया जाता है, इसके लिए भी आपको याद करा रहे हैं PCG। जैसे अभी इंक्लूजन बॉडी में आपको याद कराया था PCG, वैसे यहाँ पर भी, ठीक है ना। तो ये है पर्पल बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ग्रीन बैक्टीरिया। पर्पल बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ग्रीन बैक्टीरिया, ये एग्जाम्पल्स हैं जिनमें क्या पाया जाता है? गैस वैक्यूल। क्या पाया जाता है? गैस वैक्यूल पाया जाता है। तो हमने इंक्लूजन बॉडी और गैस वैक्यूल को भी पढ़ लिया, ठीक है ना। अगले स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। और हाँ, एक खास बात, ये स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म में नहीं है, साइटोप्लाज्म की ओर है, साइटोप्लाज्म में ये नहीं है। ये नहीं कि ये टूट के अलग हो गया है, ये नहीं कि ये टूट के यहाँ पे अलग हो गया, इसमें आ गया है। तो आप याद रखना, मीजोसोम और क्रोमैटोफोर ये साइटोप्लाज्म में नहीं है, ये साइटोप्लाज्म में नहीं है, साइटोप्लाज्म की ओर है। अगर आप मीजोसोम की बात करोगे तो मीजोसोम वही स्ट्रक्चर है जो यूकार्योटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के एनालॉगस है।
जो काम माइटोकॉन्ड्रिया का यूकारियोटिक सेल में होता है वही मीजोसोम का कहाँ काम होता है, प्रोकारियोटिक सेल में काम होता है, ठीक है ना। तो क्या काम होगा, जाहिर सी बात है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन रेस्पिरेशन में या ऑप्शन देगा ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में। अच्छा, क्रोमैटोफोर एनालॉगस है क्लोरोप्लास्ट के। तो क्लोरोप्लास्ट का क्या काम होता है, यूकारियोटिक सेल में फोटोसिंथेसिस कराना। तो क्रोमैटोफोर को आप फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का फोटोसिंथेटिक लैमेली मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, फोटोसिंथेटिक लैमेली मान सकते हैं। तो ये हमने एक बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में बात की। और अब जरा देखते हैं कि एनसीईआरटी में कौन सी लाइनें दी हुई हैं और इसी के साथ इस पार्ट को फिनिश करेंगे। ध्यान से सुनिए जरा, देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है प्रोकारियोटिक सेल आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ। यही तो कह रहा है, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ। अगर आपको याद हो, हमने याद कराया है AC का स्क्वायर REM। आप इसमें जाके देखें, ये जरूर दिया हुआ है। तो ये एनसीईआरटी की लाइन है कि प्रोकारियोटिक सेल रिप्रेजेंट होता है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, पीपीएलओ और माइकोप्लाज्मा, ठीक है ना। चलो, पीपीएलओ का पूरा नाम है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज। ये माइकोप्लाज्मा से ही रिलेटेड है, ठीक है ना, कोई अलग ग्रुप नहीं होता है। ठीक, आगे आ जाओ। एक खास बात है, इससे पहले हमने आपको याद कराया था कि प्रोकारियोटिक सेल स्मॉलर होते हैं लेकिन बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं। ट्रू एंड फॉल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना कि ये प्रोकारियोटिक सेल स्मॉलर होते हैं लेकिन बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। शेप और साइज इनका वेरिएबल होता है। 4 तरीके के शेप होते हैं, अगर आपको मालूम है। राड लाइक होगा कहोगे, बैसिलस स्फेरिकल होगा कहोगे कोकस, कामा जैसा होगा विब्रियो कहोगे, अगर क्वाइल्ड स्पाइरल होगा तो स्पाइरलम नाम दिया जाएगा। कह रहा है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोकारियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर। हमने बताया है, चाहे आप स्फेरिकल बनाओ चाहे आप रॉड शेप बनाओ, लेकिन सारे स्ट्रक्चर एज इट इज बनाना पड़ेगा जैसे अभी आपने बनाया था, ठीक है ना। तो फंडामेंटली सिमिलर है, इस वजह से प्रोकारियोट ढेर सारे शेप दिखाता है, ठीक है ना, और फंक्शन भी अलग, ठीक है ना। आगे आ जाओ। All prokaryotic cell have a cell wall surrounding the cell membrane। बिल्कुल सही बात, सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के ऊपर पाया जाएगा, लेकिन आपको पहले ही बताया था इस बात का एक्सेप्शन क्या है, माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा ऐसा प्रोकारियोटिक सेल है जहां पे क्या नहीं पाया जाता है, ऐसा प्रोकारियोटिक स्ट्रक्चर है जहां पे सेल वॉल नहीं पाया जाता है। द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल, जाहिर सी बात है साइटोप्लाज्म बोला जाएगा। और इसको जरा देखें क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। सही बात है भाई, प्रोकारियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है। जेनेटिक मटेरियल नेकेड कहा जाएगा क्योंकि सेल मेम्ब्रेन क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है। नॉट एनोलर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बता दिया। इसके अलावा इन एडिशन टू जीनोमिक डीएनए, जो यहाँ पे जीनोमिक डीएनए है जो अभी आपको दिखाया था, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, जिसको सिंगल क्रोमोसोम या सर्कुलर डीएनए कह रहा है। क्या बोल रहा है, सिंगल क्रोमोसोम, उसको एक क्रोमोसोम कंसीडर किया जाता है। दोबारा सुनिए, जो वन डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है उसको एक क्रोमोसोम कंसीडर किया जाता है, याद रखेंगे। उसके अलावा मेनी बैक्टीरिया, ठीक है, कई बैक्टीरिया है जो स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल रखता है मेन जीनोमिक डीएनए के अलावा, और उस स्मॉलर डीएनए मॉलिक्यूल को क्या कहा जाता है, प्लाज्मिड। क्या बोला जाता है, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्म सर्टेन यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर टू सच बैक्टीरिया। जिस बैक्टीरिया में प्लाज्मिड पाया जाएगा वहाँ पे वो बैक्टीरिया को एक स्पेशल फिनोटिपिक कैरेक्टर प्रोवाइड करेगा। उन्हीं में से एक कैरेक्टर जो है वो एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस कर देता है बैक्टीरिया को, ठीक है ना। आगे आ जाएं। इन हर क्लासेज यू विल लर्न दैट दिस प्लाज्मिड यूज्ड एज मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये प्लाज्मिड वेक्टर के जैसे काम करेगा, बायोटेक्नोलॉजी में पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। आगे आ जाएं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकारियोटिक। सही बात है भाई, न्यूक्लियस पाया जाता है यूकारियोट में, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वहां पाया जाएगा। नो ऑर्गेनेल लाइक वंस इन यूकारियोट आर फाउंड इन प्रोकारियोट।
सेल्स एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम, राइबोसोम के अलावा कोई भी सेल ऑर्गेनेल प्रोकार्योटिक सेल में नहीं पाया जाता है। वो भी राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, ठीक है ना। प्रोकार्योट हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन, a specialized differentiated form of cell membrane is called mesosome is the characteristic of prokaryote, they are enfolding of cell membrane। तो अभी आपको बताया कि मीजोसोम और क्रोमेटोफोर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनवेजिनेशन है, इनफोल्डिंग है साइटोप्लाज्म की ओर। आगे आ जाते हैं सेल एनवलप और उसके मॉडिफिकेशन के बारे में बात करें हम। ज़्यादातर प्रोकार्योटिक सेल और खास करके जो बैक्टीरियल सेल है वो केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवलप होता है। टाइटली बाउंड 3 लेयर होते हैं, सबसे बाहर होता है ग्लाइकोकैलिक, उसके बाद सेल वॉल आएगा, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन आएगा। वैसे तो हर एक लेयर का अपना अलग अलग काम है, लेकिन अगर एक काम पूछा जाए तो क्या बोलोगे? प्रोटेक्शन। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप ऑन द बेसिस of the differences in cell envelope and manner with they respond to staining procedure। बताया है स्टेनिंग के बेसिस पे, रंगने के बेसिस पे, डाई से कलर करो, 2 तरीके का पैटर्न आता है। क्रिश्चियन ग्राम ने पहली बार स्टेन किया था, इस वजह से इस स्टेनिंग को नाम दिया जाता है ग्राम स्टेनिंग। तो 2 प्रकार का है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव। ग्लाइकोकैलिक जो है कंपोजिशन और थिकनेस में डिफर करता है। अगर ये लूज शीट के फॉर्म में होगा तो आप जानते हो क्या बोला जाता है? स्लाइम लेयर कहा जाता है। जबकि वो जब थिक और टफ होगा तो कहोगे कैप्सूल है। सेल वॉल का काम होता है सेल को शेप देना, इतना ही नहीं बैक्टीरिया को ब्रस्ट होने और कोलैप्स होने से बचाता है। अभी नीट का नया सवाल है, कई बार रिपीट हो चुका है, आप याद रखेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल नेचर का है और ये मेम्ब्रेन बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे यूकार्योट का मेम्ब्रेन होता है। एक स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जिसे बोला जाता है मीजोसोम, और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से बना हुआ है। और ये किस फॉर्म में है? याद रखना, बेसाइकल, ट्यूब्यूल और लैमली के फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है? बेसाइकल, ट्यूब्यूल और लैमली। बेसाइकल स्फेयर के फॉर्म में, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के फॉर्म में हो सकता है, लैमली के फॉर्म में, शीथ के फॉर्म में हो सकता है। देखें ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना किसमें किसमें हेल्प करता है। ये सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है मीजोसोम, डीएनए के रेप्लिकेशन में हेल्प करता है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल मतलब सेल डिवीजन में हेल्प करता है। दे आल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन एंड सिक्रीशन प्रोसेसेज। तो रेस्पिरेशन और सिक्रीशन प्रोसेस में हेल्प करता है। ये सरफेस एरिया को बढ़ा देता है जिसकी वजह से मेम्ब्रेन में एंजाइम बढ़ जाएगा, और अगर एंजाइम बढ़ जाएगा तो ये एरोबिक बैक्टीरिया में एटीपी सिंथेसिस को इफिशिएंट कर देगा। इन सम प्रोकार्योट लाइक साइनोबैक्टीरिया देयर आर अनदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इनटू साइटोप्लाज्म कॉल्ड क्रोमेटोफोर व्हिच कंटेन पिगमेंट। तो जाहिर सी बात है, बताया क्रोमेटोफोर भी मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन है साइटोप्लाज्म में, वही काम है जो क्लोरोप्लास्ट का होता है यूकार्योटिक सेल में, प्लांट के सेल में। बैक्टीरिया मोटाइल भी हो सकता है और नॉन मोटाइल भी। अगर बैक्टीरिया मोटाइल होगा तो उसके पास थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन होगा उसके सेल वॉल से निकला हुआ, जिसे क्या बोला जाता है? फ्लैजेला कहा जाता है। और बैक्टीरिया में अलग अलग नंबर और अलग अलग अरेंजमेंट फ्लैजेला का हो सकता है। बैक्टीरिया फ्लैजेलम के 3 पार्ट होते हैं, याद कराया है। बेसल बॉडी होता है, हुक होता है और फिलामेंट होता है। और फिलामेंट उसका लॉन्गेस्ट पोर्शन है जो आपको सेल सरफेस के बाहर आपको दिखाई देगा। फ्लैजेला के अलावा पिलाई और फिम्ब्री जो है वो भी सरफेस स्ट्रक्चर हैं, लेकिन उनका रोल लोकोमोशन में, मोटेलिटी में नहीं है। पिलाई एलांगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो बना होता है, स्पेशल प्रोटीन बना दिया, उसका क्या नाम है? उसका नाम होता है पिलिन प्रोटीन। फिम्ब्री जो है वो भी स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो सेल से बाहर निकले हुए हैं, ठीक है ना। और फिम्ब्री का काम क्या होगा? अटैचमेंट होगा। इन सम बैक्टीरिया दे आर नोन टू हेल्प अटैच टू बैक्टीरिया इन टू रॉक इन स्ट्रीम एंड आल्सो टू द होस्ट टिश्यू। सीधा मतलब है यार, फिम्ब्री का काम होगा अटैचमेंट। जैसे देखो किसी सरफेस से, किसी रॉकी मटेरियल से अटैच होने के लिए फिम्ब्री का, और किसी होस्ट के सेल से अटैच होने के लिए किसका इस्तेमाल कर रहा है? फिम्ब्री का। तो फ्लैजेला का काम लोकोमोशन, फिम्ब्री और पिलाई का काम होगा अटैचमेंट।
प्रोकारोटिक राइबोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है। साइज देखो 15/20 नैनोमीटर। 2 सब यूनिट होंगे, आगे पढ़ने वाले 50S 30S दोनों मिला के जो हो 70S होता है। राइबोसोम जो है प्रोटीन सिंथेसिस का साइट है और कई राइबोसोम एक सिंगल mRNA पे अटैच हो जाते हैं तो बनता है पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। और पॉलीसोम ट्रांसलेशन की यूनिट है। इंक्लूजन बॉडी रिजर्व फूड मटेरियल है प्रोकार्योट के साइटोप्लाज्म में बताया है, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। एग्जांपल आपको याद कराया पीसीजी, फॉस्फेट ग्रैन्यूल, साइनोफाइसन ग्रैन्यूल एंड ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल, ठीक है ना। चलो गैस वैक्यूल के बारे में बात करोगे, ये पाया जाता है पीसीजी में, पी फॉर पर्पल बैक्टीरिया, सी फॉर साइनोबैक्टीरिया, जी फॉर ग्रीन बैक्टीरिया। तो आप रखना, याद रखना कि गैस वैक्यूल, इंक्लूजन बॉडी, ये दोनों नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हैं, ठीक है ना। और राइबोसोम भी नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, याद रखना है, ठीक है ना। चलो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे यूकार्योटिक सेल। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।